गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीता मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की तीसरी कविता ग्राम देवता। ये हमारे आज के कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। इनका परिचय। जन्म हुआ है 15 सितंबर 1905 सागर मावपुरा यानी कि मध्य प्रदेश में, और मौत हुई है 1990 में। पद्य संबंधी। इस कविता में वर्मा जी ने कृषकों का मतलब होता है किसान, को ग्राम देवता बताते हुए, ग्राम देवता का मतलब होता है गांव में रहने वाला भगवान, तो गांव में जो भगवान रहते हैं वो किसान कहलाते हैं। ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रमी, त्यागी एवं परोपकारी किंतु कठिन जीवन को रेखांकित किया है। यानी आज की कविता में हम गांव में बसने वाला भगवान यानी कि किसानों के परिश्रम, उनका त्याग, उनका परोपकार, जो दूसरों की मदद करते हैं, और उनका जो कठिन जीवन होता है, ये पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कविता की पंक्तियां। ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। अब इसे एक एक करके पढ़ेंगे। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु। कवि यहाँ पे ग्राम देवता यानी कि किसानों को क्या कर रहा है? नमस्कार कर रहा है। कारण क्या है? क्योंकि किसानों को सोने चांदी पैसों से कोई प्यार नहीं होता, तो फिर उन्हें प्यार है किससे? तो हमारा किसान प्यार करता है। तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। हमारा जो किसान है वो बहुत सीधा साधा है। उसे अपनी मिट्टी से प्यार है, वो मिट्टी को अपनी माँ मानता है, और मिट्टी ही उसकी पूरी संपत्ति है। यानी उसे अपने खेतों से प्यार है, अपनी मिट्टी से प्यार है। इसीलिए हमारा आज का कवि किसानों को नमस्कार कह रहा है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न है, किसानों को इनसे प्यार नहीं होता। टू बॉक्स आपको आकृति बनानी है, और इसका उत्तर दो बॉक्स में लिखना है। जन कोलाहल से दूर, कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। जन मतलब लोग, कोलाहल मतलब शोर, एकाकी यानी कि अकेला, सिमटा सा मतलब सिकुड़ा हुआ, निवास यानी कि घर। देखिए, जो हमारे किसान भाई होते हैं वो क्या करते हैं? जन कोलाहल से दूर, यानी जहां आम जनता रहती है वो वहां अपना निवास यानी कि घर नहीं बनाते, तो वो अपना घर बनाते कहाँ है? तो वो अपना घर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास, यानी वो अपना एक छोटा सा अकेला सा छोटा सा घर कहाँ बनाते हैं? तो जहां उनका खेत होता है, तो अपने खेत के आसपास अपना छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं, और वही उनके लिए किसी महल से कम नहीं होता। अब यहाँ पे आपका प्रश्न है, किसान अपनी झोपड़ी इनसे दूर बनाता है। वन बॉक्स। रवि शशि का उतना नहीं, रवि मतलब सूर्य, शशि मतलब चांद, कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। तो कहते हैं किसान जो भाई होते हैं, ये अपनी झोपड़ी खेत के बहुत करीब बनाते हैं, ताकि वो अपने खेतों पे निगरानी रख सके और अपना समय बचा सके आने जाने का, और अच्छी तरह से खेतों में काम कर सके। अब कवि का मानना है कि रवि शशि का उतना नहीं, कि जितना प्राणों का होता प्रकाश, यानी उस खेत में जितना रवि और चांद यानी कि सूरज और चांद की रोशनी नहीं होती, उतना उन खेतों को हमारे किसान भाइयों की रोशनी दिखाई देती है, उनके प्राण दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारा किसान खेतों से इतना प्यार करता है, इतना उसे लगाव है, कि जितना उसे किसी और चीज से नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि खेतों में एक बार सूर्य की रोशनी ना पड़े, चांद की रोशनी ना पड़े, चल जाता है, लेकिन किसान अपना प्राण खेतों को देने के लिए तैयार रहता है। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास। श्रम वैभव यानी बहुत ज्यादा मेहनत को बोलते हैं। जड़ का मतलब खेत होता है, और चेतन का मतलब फसल होती है। देखिए, किसान क्या कर रहा है? श्रम वैभव के बल पर, यानी वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। जब किसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, तब खेतों में आपको क्या दिखाई देता है? चेतन यानी कि फसल आई हुई दिखाई देती है। तो माना जाता है किसान जब मेहनत करता है, तभी हमें अच्छी फसल दिखाई देती है, और मार्केट में हमें अच्छी अच्छी फसल, अनाज बिकते हुए भी दिखाई देते हैं। अगर किसान मेहनत ना करे, तो ये फसल हमें मार्केट में कभी बिकती हुई दिखे ना। अब यहाँ आपका प्रश्न है, किसान जड़ में इसका विकास करता है। वन बॉक्स। दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। हास का मतलब होता है खुशी या हंसी। देखिए, दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हास।
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फसल दिखाई है। ये फसल जो आज खुश दिख रही है, झूमती हुई दिख रही है, हरी-भरी दिख रही है, या मार्केट में जो बोनियों में भर-भर के हम अनाज देखते हैं, ये सब किसानों की ही देन है। अगर किसान मेहनत ना करे तो ये सब हमें दिखाई ना दे। इसीलिए कहते हैं कि किसान की मेहनत जब हम फसल को देखते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि रंग लाई है। यह है ना पसीने की धारा, या है गंगा की धवल धार। धवल धार का मतलब होता है सफेद धारा। कहते हैं जो हम खाना आज खाते हैं, हमें भूख लगी, स्विगी से, ज़ोमैटो से हमने ऑर्डर कर लिया, खाना गाड़ी में डाल दिया। लेकिन इस खाने के लिए, यानी इस खाने को लाने के लिए किसान दिन-रात मेहनत करता, अपना पसीना बहाता है, तब कहीं जाकर हमें ये रेडीमेड खाना नसीब होता है। इसीलिए यहाँ पे कवि ने किसान के पसीने को गंगा की धवलधार कहा है, यानी जैसे गंगा का पानी एकदम शुद्ध माना जाता है, उसी तरह किसान का जो बहता है पसीना जो फसलों में जाता है, उसे भी गंगा के पानी की तुलना से किसी तरह कम नहीं माना गया है। ये किसान ही है जो अपना पसीना बहाते हैं और उनकी वजह से ही हम लोगों को पेट भर खाना नसीब होता है। इसीलिए कवि ग्राम देवताओं को नमस्कार कह रहे हैं। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी, वर्षा हो या ठंड। कहते हैं हमारे जो किसान भाई हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, चाहे ठंड का महीना हो, किसी भी मौसम में ये अपना काम नहीं रोकते। हर मौसम में ये काम करने को तैयार रहते हैं। जहाँ आम आदमी गर्मी देखकर, बारिश देखकर, ठंडी देखकर अपने कामों को टाल देता है या फिर नखरा करने लगता है, वहाँ किसान ऐसा कुछ नहीं करता। किसान हर मौसम में कड़ी मेहनत करता है ताकि हम और आप जैसे आम जनता को भरपेट खाने को मिल सके। यहाँ आपका प्रश्न है, किसान इन ऋतुओं में गतिशील रहता है, टू बॉक्स। जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। कहते हैं दंड मतलब सजा। कहते हैं किसान जग को देते हो पुरस्कार। किसान ने जग को पुरस्कार दिया, संसार को क्या पुरस्कार दिया? तो ये जो अनाज, जो सब्जी हम देखते हैं, जो फल देखते हैं, ये किसान भाइयों का ही मेहनत है। वो हमें ये मेहनत पुरस्कार के रूप में, भेंट के रूप में दे देते हैं। लेकिन ये पुरस्कार वो कब देने के काबिल बने? जब उन्होंने अपने आप को कठिन दंड दिया, यानी वो खुद को सजा देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब कहीं जाकर वो हम और आप जैसे आम जनता को ये पुरस्कार दे पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि का मानना है कि किसान जैसा महान और कोई नहीं होता। अब आपका यहाँ प्रश्न है, ग्राम देवता जग को यह देता है, वन बॉक्स। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। देखिए, झोपड़ी में किसान रहता है, खाने को मिला सही, ना मिला तो जो मिला वो वही खा लेता है, वो हमारी तरह नखरा नहीं करता। यानी जब किसान अपना पेट काटता है और हार्ड वर्क करता है, तब क्या होता है? ऊंचे करते हो राजद्वार, तब कहीं दूसरों के घर में खुशियां होती हैं, दीप जलता है। यानी खुद को दुख देकर, खुद के परिवार को दुख देकर वो क्या करता है? दूसरों में खुशियां बांटता है। इसीलिए कवि किसानों को ग्राम देवता मानता है और उसे आज नमन कर रहा है। आपका यहाँ सवाल है, कवि इसे नमस्कार कर रहा है, वन बॉक्स। तुम जन गण मन अधिनायक हो, तुम हंसो की फूले फले देश। जन मन गण, जन गण मन का अर्थ होता है जनता को बोला गया है, अधिनायक मतलब नेता। देखो, कहते हैं किसान ही जनता का असली नेता होता है, अधिनायक होता है। अगर किसान नहीं रहा तो हम लोग कैसे हंसेंगे, कैसे फूले फलेंगे? इसीलिए कहा गया है कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें किसान भाइयों को खुश रखना चाहिए। हम नेताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हमने अपने जो असली नेता हैं गांव के, यानी कि किसान, उनके बारे में हम सोचें, अपने दिल में हम उनके लिए जगह बनाए। जब हम उनके बारे में सोचेंगे तभी देश हरा भरा रह सकेगा। अब आपका यहाँ सवाल है, जनता का अधिनायक इसे माना गया है, वन बॉक्स।
आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य है तुम्हारा आशीष। आशीष मतलब संपूर्ण। कुर्सी के लिए नेता को हमने हमेशा लड़ते हुए देखा है, लेकिन वही हमारा जो किसान भाई है, अच्छी फसल नहीं हो पाती, कर्जा नहीं चुका पाता, वर्षा नहीं होती, उस दुख के मारे बेचारा आत्महत्या तक कर लेता है। इसीलिए कवि यहाँ कहता है, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य है तुम्हारा आशीष। यानी कवि का मानना है ये जो राज्य है, यानी जो राज्य की कुर्सी है, ये किसी और को नहीं, हमारे किसान भाई को मिलनी चाहिए। यानी जो प्यार और इज्जत है वो हमें किसानों को देना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो, किसानों को भेंट दी जा रही है। अगर आप किसानों को भेंट देंगे, उन्हें उनकी ज़रूरत की अगर हर चीज़ हम समय पर लाकर देंगे, तभी जाकर वो अच्छे से खेती कर सकेंगे। जब किसान और उसका परिवार खुश रहेगा, तभी हम आम जनता भी अच्छे से खुश रहेंगे। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश। उर्वरा मतलब उपजाऊ, धान्य मतलब अनाज को बोला गया, यानी फसल को। देखिए, उर्वरा भूमि के नए खेत कहते हैं, भूमि को उर्वरा यानी उपजाऊ बनाने का जो काम है वो किसान करता है। यानी अगर किसान को इस तरह से सूखी जमीन, बंजर जमीन भी दे दी जाए, तो अपने मेहनत के बल पर वो जमीन को उर्वरा यानी कि उपजाऊ बना ही देता है, खेती के काबिल बना देता है। उसके बाद के नए धान्य से सजे वेश। ये जो उर्वरा भूमि है, यानी जो बंजर भूमि थी वो उर्वरा भूमि बनी, और उस उर्वरा भूमि में जो ये नए नए धान यानी कि फसल आए हैं, ये सब फसल किसानों की कड़ी मेहनत का ही देन है। लेकिन कुछ लोग अपने पैसों के बल पर किसान भाइयों से इस तरह उनकी जमीन अलग कर रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम किसानों को सपोर्ट करें, उन्हें सहारा दें, ना कि उनकी जमीन उनसे खींच लें। अब आपका यहाँ पे सवाल है, खेतों को किसान यह बना देता है। वन बॉक्स। तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुष्य शेष। भू मतलब भूमि, भार मतलब वजन या बोझ, शेष का मतलब होता है बचा हुआ। देखिए, तुम भू पर रहकर भूमि भार, किसानों को भूमि का भार बोला गया है कि यानी वो क्या है, भूमि का जो बोझ है वो बोझ वो खुद धारण कर लेता है। यानी इस भूमि पर हम जैसे लोगों का जो कष्ट है, वो कष्ट किसान भाई लेकर चलता है। अगर किसान हमारा कष्ट लेकर ना चले, तो हम जैसे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी हमारी चिंता किसान करता है, हमारी पेट की चिंता किसान करता है, इसीलिए हम निश्चित होकर अपना काम कर पाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे बढ़ें और किसानों को भी आगे बढ़ने का मौका दें। जब किसान भाई आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी भी तरक्की अच्छे से हो पाएगी। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लूं उतार, एक ग्राम देवता नमस्कार। विमल का मतलब होता है निर्मल या साफ। देखिए, किसानों के बारे में फिर से कवि कहता है कि आज अपनी इस कविता के माध्यम से वो किसानों की आरती उतारना चाहता है। यानी कि जैसे हम भगवान की आरती उतारते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसी प्रकार आज हमारा कवि किसान की आरती उतारना चाहता है अपनी कविता के द्वारा, और उसे वो नमस्कार कह रहा है, और कह रहा है कि अगर तुम नहीं होते, तो हम मनुष्यों का कभी कुछ नहीं हो पाता। आपका यहाँ पे सवाल है, किसान ग्राम देवता की यह उतारना चाहता है। वन बॉक्स। आज इस कविता के द्वारा हमने ये सीखा कि जीवन में किसानों का होना बहुत जरूरी होता है। अगर किसान नहीं होंगे, तो हम जैसे लोगों का भी वजूद ना के बराबर हो जाएगा। तो जितना हो सके हमें किसानों की मदद करनी चाहिए, और उन्हें भी सुखी रहने का पूरा हक है, और उनका वो हक हमको उन्हें देना चाहिए। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। स्वागत है आज आपका। जीवन में किसानों का महत्व लिखिए। आपको 8 से 10 लाइन में बताना है कि हमारे जीवन में किसानों का क्या महत्व है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।